हेलो एवरीवन। यदि आप बैंकिंग या एनबीएफसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद में कौन कौन से बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है। एंड दोस्तों, साथ में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद में मैंने खुद ने कौन कौन से बैंकिंग या एनबीएफसी स्टॉक्स में होल्डिंग बढ़ाई है या अपनी होल्डिंग बनाना स्टार्ट किया है। दोस्तों, ये वीडियो केवल आपको एक प्रोसेस या रेशनैलिटी समझाने के लिए होगा कि बैंकिंग या एनबीएफसी स्टॉक्स में किस चीज के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एसेस मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस करना, उसके बाद ही कोई अपनी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेना। चलो दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस डिस्कशन को मैं दो पार्ट में रखूंगा। फर्स्ट वन इज बैंकिंग सेगमेंट एंड सेकंड इज एनबीएफसी सेगमेंट। एंड दोस्तों, अगेन एनबीएफसी सेगमेंट को मैं तीन पार्ट में और डिवाइड करूंगा। First one is housing finance segment, second is secure lending NBFC segment, and third one is microfinance NBFCs। दोस्तों, डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार अपने शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रिमाइंड करवा देता हूं। दोस्तों, बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्टॉक्स के लिए हमारा सबसे फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है कि उस कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से उसके ग्रॉस एनपीए या फिर नेट एनपीए इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, हमारा सेकंड क्राइटेरिया होता है कि उस कंपनी का लोन बुक का ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज यदि हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 20% की ग्रोथ तो मिलनी ही चाहिए। अदरवाइज हम लोग, यदि हमें 10, 11, 12% की ग्रोथ चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्यों अपना स्टॉक्स के एनालिसिस में टाइम लगाएं, एंड क्यों ही जो डे टू डे बेसिस पे स्टॉक्स की जो वोलेटिलिटी होती है, उससे जो स्ट्रेस आता है, उसको झेलें। यदि हम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें वही बिजनेस चाहिए जिनके बिजनेस की ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही हो। तो दोस्तों, अब बैंकिंग सेगमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बैंकिंग सेगमेंट में सबसे पहले लार्ज कैप बैंक्स की बात करते हैं, लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। दोस्तों, इन लार्ज कैप बैंक्स ने मेजोरिटी अपने जो एसेट क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मतलब हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया था कि बैंकिंग स्पेस के अंदर हमें एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर चाहिए, वो तो क्राइटेरिया हम लोगों ने पास कर लिया। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की कि लोन बुक की ग्रोथ 20% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, सेकंड क्राइटेरिया की बात करें तो इन लार्ज कैप बैंक्स में कोई भी बैंक इस क्राइटेरिया को पास नहीं करता। तो इसका मतलब ये पांचों लार्ज कैप बैंक हमारे शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया से बाहर हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं स्मॉल और मिड कैप साइज की बैंक की, लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, सीएसबी बैंक, डीसीबी बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक। दोस्तों, इन पांचों स्मॉल एंड मिड कैप बैंक्स में से केवल तीन बैंक हमारे दोनों क्राइटेरिया को पास करती है। इन पांचों बैंकों का भी एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इंप्रूव हुआ है। बट दोस्तों, बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ की। तो दोस्तों, केवल डीसीबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सीएसबी बैंक हमारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है। इन तीनों बैंक्स की लोन बुक की ग्रोथ अराउंड 20% के आसपास या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रही है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इन तीनों बैंक्स में सबसे हाईएस्ट रेट से अपने लोन बुक को कौन ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, सीएसबी बैंक अपने लोन बुक को 29% से ग्रोथ कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने लोन बुक को लगभग 20% से ग्रोथ कर रहा है। डीसीबी बैंक अपने लोन बुक को अराउंड 19.5% से ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, इन तीनों को कंपेयर करें तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा लोन बुक ग्रोथ करने वाला कौन सा स्टॉक है? सीएसबी बैंक। अब दोस्तों, एक बार बात कर लेते हैं इनके वैल्यूएशन वाले पर्सपेक्टिव से भी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक अराउंड 1.2 1.3 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। डीसीबी बैंक का स्टॉक अराउंड 0.9 या 1 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। सीएसबी बैंक का स्टॉक अराउंड 1.6 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। बट दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक यदि अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पूरा एनालिसिस करने के बाद में, सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कराने के बाद में, यहाँ पे सीएसबी बैंक विनर बन के निकल रहा है। बिकॉज सीएसबी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है, एसेट क्वालिटी ऑलरेडी इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है और लोन बुक ग्रोथ भी 29% से हो रही है। एंड इनकी जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो भी अपनी लोन बुक को अराउंड 30% से ग्रोथ कराने का है। तो दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस करने के बाद में सारे स्टॉक्स के अंदर हमें सीएसबी बैंक इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों, आपको बता दूं, सीएससी बैंक में मेरी खुद की होल्डिंग है। एवरी टाइम मैं मेरी होल्डिंग इंक्रीज कर रहा हूं। दोस्तों, ये ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही किसी स्टॉक में अपनी होल्डिंग बनाना स्टार्ट करना। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एनबीएफसी सेगमेंट की। दोस्तों, एनबीएफसी सेगमेंट में हमारा फर्स्ट पार्ट होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। दोस्तों, 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जिनकी लोन बुक 20% से ज्यादा वाई पर्सपेक्टिव से ग्रोथ करी है। 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस,
एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस एंड इंडिया शेल्टर फाइनेंस। इसके अंदर यदि बात करें एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की, तो दोस्तों इसकी लोन बुक अराउंड 22% से ग्रोथ कर रही है। दोस्तों बात कर ले बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जो एक सबसे बड़ा प्लेयर है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर, उसकी लोन बुक अराउंड 24% से ग्रोथ कर रही है। दोस्तों बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी की, उसकी लोन बुक 26% से ग्रोथ कर रही है। एंड दोस्तों यदि बात करें इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी के बारे में, तो उसकी लोन बुक ने 31% से ग्रोथ किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है। दोस्तों इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग हमारी लोन बुक को 30 से 35% से ग्रोथ करेंगे एटलीस्ट नेक्स्ट 2 सालों तक। होम फर्स्ट फाइनेंस मैनेजमेंट कंपनी का गाइडेंस है कि हमारा क्वार्टर 2 के अंदर कुछ 30+ डीपीडी का नंबर इंक्रीज हुआ है, बिकॉज ट्रम्प टेरिफ इश्यूज के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारे लोन डिसबर्सल एरियाज के अंदर कुछ 3-4 सिटीज ऐसे आते हैं जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छे से काम करती है, जैसे सूरत, नागपुर टाइप के शहर हो गए। वहां पे काफी इंप्लॉइज की जॉब पे इंपैक्ट पड़ा है इस ट्रम्प टेरिफ के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उसकी वजह से हमें हमारे लोन की ईएमआईज कलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उसकी वजह से हमारे 30+ डीपीडी और एनपीएस थोड़ा खराब होने की संभावना है। इसलिए उन्होंने जो इनका गाइडेंस था 25 से 30% से लोन बुक ग्रोथ करने का, उससे थोड़ा वापस हाथ खींच लिए हैं। और उन्होंने ये बोला है कॉन्कॉल में कि हम लोग क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद में फिर से आपको बताएंगे कि हम लोग हमारा जो गाइडेंस था 25 से 30% से लोन बुक को ग्रोथ कराने का, उसको एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों बात कर लें बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की, दोस्तों इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग हमारी लोन बुक को 22 से 24% से ग्रोथ करेंगे। दोस्तों बात कर ले एप्टस वैल्यू हाउसिंग कंपनी की, तो इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग हमारी लोन बुक को अराउंड 25% प्लस रेट से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों सारे इन 4 कंपनीज को एनालिसिस करने के बाद में ये निकल के आता है कि जो प्लेयर सबसे हाईएस्ट रेट से अपने लोन बुक को ग्रोथ कर रहा है वो है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी। दोस्तों इन चारों कंपनीज के अंदर इंडिया शेल्टर फाइनेंस इस रेस को जीत रहा है। एंड यदि इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो ये स्टॉक 3 के प्राइस बुक पर ट्रेड कर रहा है। मतलब आप ये देखो, कोई एक ऐसा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसकी बुक 100% सिक्योर्ड बुक है, 30 से 35% से ग्रोथ कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है, और उसका वैल्यूएशन 3 के प्राइस टू बुक पे। आप ये देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक जो 22, 23, 24% से ग्रोथ करता है, उसका वैल्यूएशन 4.5 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब यदि इंडिया शेल्टर फाइनेंस 30 से 35% से ग्रोथ कर रहा है और वैल्यूएशन भी कम है, इसका मतलब यहां पे तो सोने पे सुहागा हो गया, और ये तो सबसे नंबर 1 पेयर बन के निकल रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। एंड दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर आपको बता दूं कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी के अंदर मेरी ऑलरेडी काफी टाइम से होल्डिंग है, एंड मैं कंसिस्टेंटली क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने के बाद में मेरी होल्डिंग बढ़ाई जा रहा हूं। दोस्तों ये जो डिस्क्लेमर है ये ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपनी खुद की एनालिसिस करना, खुद की रिसर्च करना, उसके बाद में ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे एनबीएफसी के सेकंड पार्ट की, मतलब वो एनबीएफसी जो 100% सिक्योर लेंडिंग करती है। उसके अंदर नाम आता है आपका एसबीएफसी फाइनेंस, कैप्री ग्लोबल, एल&टी फाइनेंस, 5 स्टार फाइनेंस, चोला फाइनेंस। दोस्तों बात करें एल&टी फाइनेंस एंड 5 स्टार बिजनेस की, दोस्तों इन दोनों कंपनीज की लोन बुक अराउंड 16 से 18% से ग्रोथ हो रही है, तो हम लोग इसको वैसे रिजेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एसबीएफसी और कैप्री ग्लोबल की। दोस्तों एसबीएफसी फाइनेंस की तो लोन बुक है वो अराउंड 28% से ग्रोथ हुई है, एंड दोस्तों कैप्री ग्लोबल की लोन बुक है वो अराउंड 40% से ग्रोथ हुई है। एंड दोस्तों इन दोनों एनबीएफसीज की मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एसबीएफसी फाइनेंस की मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारी लोन बुक को क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से 5 से 7% से ग्रोथ करेंगे। कैप्री ग्लोबल की मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारी लोन बुक को अराउंड 30% से ग्रोथ करेंगे। बट दोस्तों कैप्री ग्लोबल का गाइडेंस तो 30% का होता है ग्रोथ करने का, पर डिलीवरी कितने से दी? 40% से लोन बुक ग्रोथ करके दी। मतलब कैप्री ग्लोबल की मैनेजमेंट हमेशा अंडर प्रॉमिस करती है और हमेशा ओवर डिलीवरी करती है। गाइडेंस 30% के आसपास का देती रहती है और डिलीवरी 35 से 40% के आसपास का आता है। एंड दोस्तों यदि इन दोनों कंपनीज को कंपेयर कर ही रहे हैं तो इनका थोड़ा एसेट क्वालिटी में थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं। दोस्तों एसबीएफसी फाइनेंस का 30+ डीपीडी का नंबर बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे ऑल तो ग्रोस एनपी में कन्वर्ट होने नहीं दिया, बट 30+ डीपीडी का नंबर बढ़ रहा है। बट कैप्री ग्लोबल के अंदर कोई 30+ डीपीडी का नंबर नहीं बढ़ रहा है, एनपीएस भी कंट्रोल में है और लोन बुक भी एसबीएफसी फाइनेंस से ज्यादा ग्रोथ कर रही है। बात कर लेते हैं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों एसबीएफसी फाइनेंस का स्टॉक अराउंड 3.6 3.7 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कैप्री ग्लोबल का स्टॉक अराउंड 3 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों यदि मैं तीनों पार्ट में कंपेयर करूं, भले लोन बुक की ग्रोथ हो, वैल्यूएशन हो, चाहे एसेट क्वालिटी हो, तीनों पैरामीटर पे कैप्री ग्लोबल एसबीएफसी फाइनेंस को यहां पे बीट कर रहा है। दोस्तों दोनों कंपनीज की लोन बुक अराउंड 100% सिक्योर्ड बुक है, तो एज सच वैसे दिक्कत नहीं है, बट यदि पैरामीटर पे कंपेयर करें तो यहां पे कैप्री ग्लोबल इस रेस को जीत रहा है। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर बता दूं
कैप्री ग्लोबल में मैंने लास्ट क्वार्टर से मेरी होल्डिंग बनाना स्टार्ट कर लिया था एंड क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद में मैंने मेरी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करी है। दोस्तों अगेन ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही किसी स्टॉक के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एनबीएफसी के थर्ड सेगमेंट का। इसके अंदर हम लोग माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी को डिस्कस करेंगे, साथ में ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की लोन बुक का भी कुछ पार्ट माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के अंदर डिप्लॉयड होता है। दोस्तों इस माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर एनपीएस थोड़ा इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ एनबीएफसी के, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के, बट क्लियर कट यहाँ पे हम उनको शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज दोस्तों रीजन मैं आपको बताता हूं कि आपको किसी हाई ग्रोथ एनबीएफसी या बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ये सोचो कोई एक ऐसा बिजनेस जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग करता है जैसे माइक्रो फाइनेंस, और उसकी लोन बुक लेट से 25-30-35% से ग्रोथ भी कर रही है। दूसरा स्टॉक मैं आपको वो बताता हूं, मतलब वो बिजनेस बताता हूं जिसकी रिटेल बुक 100% सिक्योर है एंड उसकी लोन बुक 30-35-40% से ग्रोथ कर रही है। आप ही सोचो आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे। दोस्तों यदि दोनों की लोन बुक की ग्रोथ सिमिलर है, मैं तो उस एनबीएफसी या बैंक में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा जहां पे उसकी रिटेल लोन बुक 100% सिक्योर्ड है, बिकॉज दोस्तों दोनों की लोन बुक की ग्रोथ लगभग सिमिलर है। अब यदि मैं वो लोन जहां पे कोई कोलेटरल नहीं है, विदाउट एनी कोलेटरल लोन डिसबर्स कर दिया गया, वहां पे क्या चांस है कि वापस रिकवरी होगी। लेट्स से अच्छी बात है रिकवरी हो जाती है दोस्तों, कुछ नेचुरल इवेंट्स हो जाती है, कहीं पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ अर्थक्वेक आ गया, कुछ फसल अच्छी नहीं हुई, तो उस एरिया के अंदर माइक्रो फाइनेंस कंपनी काफी दिक्कत महसूस करती है और उसकी कलेक्शन अच्छे से हो नहीं पाती है। बट यदि सिक्योर्ड लैंडिंग वाली कोई एनबीएफसी कंपनी या बैंक है, वो तो डायरेक्टली जाके अपनी रिकवरी सबसे पहले करेगा, बिकॉज उसके पास तो लोन के अगेंस्ट में कोलेटरल रखा हुआ है। पहले तो कस्टमर पैसे ट्राई करेगा कि मैं मेरा जो एसेट इनको गिरवी रखा हुआ है, चाहे वो गोल्ड दिया हो, चाहे वो अपना खुद का घर दिया हो, चाहे कोई दूसरा एसेट दिया हो, वो कोलेटरल अपना फ्री करवाने के लिए वो कस्टमर कहीं ना कहीं मेहनत करके, कहीं से पैसे जुगाड़ के, कुछ भी कमा के, कुछ भी अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमा के अपने ईएमआई सबसे पहले भरेगा। यदि नहीं भर पाएगा तो लोन के पास तो भाई उसका कोलेटरल है, जाके उसका ऑप्शन कर देगा और अपने लोन अमाउंट की रिकवरी कर लेगा। मतलब साफ साफ दिख रहा है यार कि यदि माइक्रो फाइनेंस वाली एनबीएफसी 25-30-35-40% से लोन बुक ग्रोथ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। मेरे पास तो वो एनबीएफसी पड़ी हैं, वो बैंक्स पड़े हैं जिनकी लोन बुक, जिनकी रिटेल लोन बुक 100% सिक्योर्ड है और उनकी लोन बुक 30-35-40% से ग्रोथ कर रही है, तो ऐसा मेरे को दिक्कत नहीं होगा, तो मैं खुद को ज्यादा सेफ फील करूंगा और मेरे को कभी टेंशन ही नहीं होगा उस एनबीएफसी या उस बैंक को कहीं दिक्कत आएगी किसने किसी हेडविंड के कारण। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो दोस्तों हमने ये डिस्कस किया कि बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर के अंदर क्वार्टर 2 के बाद में कौन कौन से बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही है जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एंड दोस्तों साथ में मैंने ये भी आपको बताया है विद डिस्क्लेमर कि कहां पे कौन कौन से बिजनेस के अंदर मैंने मेरी होल्डिंग इंक्रीज करना स्टार्ट किया है। एंड दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताने जा रहा हूं, ऐसा ये कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, बट यदि किसी पर्सन के पास कोई टाइम नहीं है एनालिसिस करने का, रिसर्च करने का, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ने का, मैनेजमेंट की कॉन कॉल को सुनने का, यदि किसी के पास इतना वक्त नहीं है, इसको रिसर्च करना नहीं आता है, बट फिर भी वो अपना एनबीएफसी या बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना एलोकेशन रखना चाहता है, तो दोस्तों उसके हिसाब से मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की एक सबसे बड़ी एनबीएफसी है बजाज फाइनेंस, वो फिट बैठती है। बिकॉज बजाज फाइनेंस की मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है कि हम लोग हमारी लोन बुक अराउंड 22-23-24% से ग्रो करेंगे। एंड दोस्तों नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स का मीडियम टर्म का उनका गाइडेंस है। एंड दोस्तों ऑल्दो बजाज फाइनेंस की कंप्लीट लोन बुक सिक्योर लोन बुक नहीं है, हाँ कंज्यूमर लेंडिंग करता है ये बिजनेस एंड इसकी लोन बुक अच्छे से ग्रोथ भी होती है। यदि कोई इन्वेस्टर अपना थोड़ा कंजर्वेटिव पाथ फॉलो करना चाहता है तो उसके लिए ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, वो तो सब आप लोगों को पता है। बट हाँ इस स्टॉक का थोड़ा वेरिएशन बहुत ज्यादा हाई रहता है, अराउंड 7 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, तो दोस्तों ऐसा वो आपको ही एक बार थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इतनी महंगी वैल्यूएशन पे आपको किसी स्टॉक के अंदर एलोकेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने काफी सारे स्टॉक्स का डिस्कशन किया एंड साथ में मैंने ये भी बताया कि कहां पे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों यहाँ पे ऐसा मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि कौन से स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड यदि दोस्तों आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर कोई डिफरेंट क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।